अच्छा, जेमैग डिज़ाइनर या जेमैग बेसिकली ये जापानीज सॉफ्टवेयर है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिमुलेशंस का ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है। इसमें आप मोटर जनरेटर वगैरह आप सिमुलेट करके जो है वो उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं फाइनाइट एलिमेंट सॉफ्टवेयर। यानी फाइनाइट एलिमेंट मेथड एक मैथमेटिकल मॉडलिंग है बेसिकली, जो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम पढ़ते हैं, जैसे टेलर सीरीज, इस तरह की जो न्यूमेरिकल मॉडलिंग जिसको हम कहते हैं। एक होती है एनालिटिकल मॉडलिंग, जिसमें आप जो इक्वेशंस होती हैं बेसिकली एग्जैक्ट इक्वेशंस, यानी जिसमें आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होता है। जैसे सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये इसमें आप कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट वैल्यू आपको देगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे एनालिटिकल मॉडलिंग। यानी ये जो मॉडल है इक्वेशन का, दैट गिव्स यू एग्जैक्ट वैल्यू। अच्छा, अब ये तो एक सिंपल केस था सर्कल का। हाँ, तो जैसे अब कोई कॉम्प्लेक्स या थोड़ी सी क्या कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई चीज़ है, तो उसमें उसकी जो एनालिटिकल मॉडलिंग है उसकी इक्वेशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। और आपने जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा, यानी कि यानी पॉलिनोमियल या मैट्रिसेस या डायमेंशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो हम उसमें क्या करते हैं, वी यूज़ न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मॉडलिंग, जैसे टेलर सीरीज हो गया, या इस तरह और भी न्यूटन राफसन मेथड, और पता नहीं आपने चीज़ें जो पढ़ी थी ना। तो वो बेसिकली क्या करती हैं, वो यूजिंग सम सम अजम्पशंस, या यानी कुछ उसमें जो लिमिटेशन, यानी उसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, बल्कि थोड़ा सा विद सम एरर जो है आपको वो वैल्यू दे देगा। लेकिन थोड़ा सा उसकी, यानी कि आप जो है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से बजाय ये कि उसको एक्चुअल इक्वेशंस उसकी ड्राइव करें, बाज़ वक़्त इम्पॉसिबल भी हो जाता है या टीडियस हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 10 बाई 10 का मैट्रिक्स आप सॉल्व करें, 10 बाई 10 मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें, तो वो क्या है, बहुत ही यानी इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी मैनुअली। लेकिन कंप्यूटर्स में जब कंप्यूटर आ गए तो फिर वो ज़रा वो, क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग फास्ट है, वो सारा कुछ कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह न्यूमेरिकल मॉडलिंग जो है वो थोड़ा सा, यानी रिजल्ट जो है वो विद सम एरर, थोड़ा सा उसमें एरर होगा 1%, या जो डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या रखा है। तो वो न्यूमेरिकल मॉडलिंग जो है वो आपको जो है रिजल्ट दे देती है विदाउट गोइंग इनटू एग्जैक्ट, उसमें आपको इक्वेशंस या मॉडलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो बेसिकली जो फाइनाइट एलिमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, तो ये बेसिकली उसी न्यूमेरिकल मॉडलिंग पे वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है। इस तरह आप यानी कुछ और सॉफ्टवेयर है मैकेनिकल के हो गए, जिसमें आप फ्लूइड डायनामिक्स, जैसे एनसिस का आपने नाम सुना होगा, और उसमें मैकेनिकल चीज़ें, मैकेनिकल मुझे स्ट्रेस एनालिसिस करना है, या एरोप्लेन की जो है एरोडायनामिक्स मैंने चेक करनी है, या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो मैंने स्ट्रेंथ चेक करनी है। तो इस तरह वो भी जो है वो फाइनाइट एलिमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम वो जो है वो क्या करते हैं, उनको सिमुलेट करते हैं। ठीक है, यानी ये यानी कि लेट्स सपोज, एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज एक ब्रिज है, ब्रिज है, तो उसकी अगर आप मैकेनिक्स किसी ने पढ़ी हो तो हम उसकी जो है क्या कहते हैं, फोर्स एनालिसिस या मोमेंट एनालिसिस करते हैं कि उस पर कितनी फोर्स लग सकती है। ठीक है, तो वो हम यानी यूनिवर्सिटी में तो वो हम यानी कि वो फोर्स कहाँ कहाँ लग रही है, ग्रेविटी क्या है, और उस पर लोड कितना है, तो उस और उसकी स्ट्रेंथ यानी यंग्स मॉड्यूलस और इस तरह की चीज़ें उसमें आती, तो वो एनालिसिस करते। लेकिन अगर वो ब्रिज कॉम्प्लेक्स हो जाए तो उस पर बहुत सारी फोर्सेस होंगी, और उसमें यानी कि जो हम स्कूल कॉलेज में कर रहे होते हैं उसमें अजम्पशंस भी ले रहे होते हैं कि ये थ्रू आउट द उसकी बीम या जो भी उसकी बॉडी है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में कहीं पे कहीं, क्योंकि जो मटेरियल है वो कहीं पे स्ट्रांग होगा, कहीं पे थोड़ा सा कम स्ट्रांग होगा। ठीक है ना, फिर टेम्परेचर इफेक्ट और ह्यूमिडिटी इफेक्ट वो हम उसमें नहीं कर रहे होते। तो बजाय ये कि अब जैसे ये चीज़ें आ रही हैं, यानी अजम्पशंस का जो हम जो ले रहे होते हैं, वो एक्चुअल में जो है जब हम डिज़ाइन करेंगे ब्रिज, तो वो अजम्पशंस को हमने यानी इग्नोर नहीं कर सकते।
तो बजाय ये कि मैं वो मैनुअली सॉल्व करूँ, हमें कोई यानी एक सॉफ्टवेयर टूल, यानी कि जब ब्रिज कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसमें फोर्सेस और ये अजम्पशंस काफ़ी ज़्यादा होंगी, तो बजाय ये कि मैं खुद से मैनुअली करूँ, तो आई नीड सम कंप्यूटर हेल्प या उसकी वो उसके थ्रू। तो बेसिकली इन सब जो भी सिमुलेशन इस तरह की हो रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गया या बिल्डिंग स्ट्रक्चर या मैकेनिकल कोई मशीन है, तो उन सब में ये फाइनाइट एलिमेंट सॉफ्टवेयर होता है। एलिमेंट क्या है इसमें? फाइनाइट एलिमेंट यानी कि मैं जो मॉडल मैंने यहाँ ट्रांसफार्मर का एक बनाया है, तो अब इसमें अब ये ट्रांसफार्मर का एक सिंपल मॉडल मैंने बनाया है। इसमें कोर है, दो कॉइल्स हैं। अब इसमें मैं ये जो है इस अब आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी एक जो है वो नेट स्केल आ गया है, यानी क्या कहेंगे, मैश, यानी कोई जैसे जाली हो। ठीक है। अब ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं। ठीक है। तो अब इन ट्रायंगल यानी कि एक हर ट्रायंगल की एक साइड को मैं एक एलिमेंट कहता हूँ। ठीक है। यानी कि आई बेसिकली जो आपका स्ट्रक्चर है या ट्रांसफार्मर की जो कोर है या कॉइल है, उसको आपने बेसिकली डिवाइड किया हुआ है इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स में, और इन छोटे हर ट्रायंगल के फिर 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली हमने एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है या उसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं मैश, MESH, मैश। ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे यानी कि जाहिर है इस ये सारे मैश हम काउंट करेंगे या जो भी एलिमेंट्स हम काउंट करेंगे, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे। तो इसको हम कहते हैं फाइनाइट एलिमेंट। अब इस ये सब करने का मकसद क्या है कि अब जैसे मैंने इस कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। ठीक है। तो अगर मैं एनालिटिकली, अब ये तो सिंपल मॉडल है, तो ये हमने चैपमैन की बुक में मशीन्स जो आपने पढ़ी थी, तो उसमें आपने जो पहला पहला जो था, अच्छा, जो पहला जो चैप्टर था, तो उसमें जो है इस तरह की सिंपल एक कोर होती थी, जो है, और उसमें आपने जो है फ्लक्स फाइंड आउट करना था कि इसके अंदर फ्लक्स क्या है, बाय कैलकुलेटिंग द रिलक्टेंस ऑफ द कोर। ठीक है। तो रिलक्टेंस कैसे फाइंड करते थे कि एक उस कोर की ये डायमेंशंस आपको पता होती थी कि ये थिकनेस कितनी है एंड इसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, और उसके बाद इसकी परमेबिलिटी आपको गिवन होती थी कि इतनी परमेबिलिटी है। ठीक है। तो उस यूजिंग दोज डायमेंशंस और परमेबिलिटी आप उसकी रिलक्टेंस फाइंड करते थे, और फिर जो एमएमएफ आपने दी है उसी उसके अकॉर्डिंगली आप फ्लक्स फाइंड आउट कर लेते थे। तो वो एक एग्जैक्ट यानी कि वो है क्या कहते हैं, एग्जैक्ट मॉडलिंग या एनालिटिकल मॉडलिंग। ठीक है। लेकिन अब उसमें आपने एक चीज़ अगर आपको याद नहीं होगा, उसमें हम एक चीज़ अज्यूम करते थे कि मीन पाथ लेंथ, जब हम रिलक्टेंस फाइंड आउट कर रहे होते थे, तो एक मीन पाथ लेंथ, क्योंकि फ्लक्स जो है, अब ये 3 डायमेंशनल कोर है। ठीक है। तो फ्लक्स जो है इस पूरी 3D वॉल्यूम के अंदर से जाएगा। ठीक है। तो किसी जगह फ्लक्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, कहीं एजेस पे फ्लक्स की कॉन्सेंट्रेशन या डेंसिटी कम होगी। ठीक है। ये चीज़ हम जो है, हम जो एनालिटिकल मॉडलिंग में जो है वो क्या करते थे, अज्यूम करते थे कि भाई ये जो थ्रू आउट द कोर फ्लक्स डेंसिटी जो है वो सब जगह यूनिफॉर्म है, यानी कि हर एजेस पे और इसके सेंटर, कोर के सेंटर से भी जो है सब जगह फ्लक्स डेंसिटी यूनिफॉर्म। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि फ्लक्स को शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है। लेट्स सपोज फ्लक्स अगर यहाँ से जनरेट हो रहा है, तो वो बजाय ये कि वो इतना बड़ा रास्ता घूम के जाए, वो इस नीचे वाले एज से जाना चाहेगा। ठीक है। तो अगेन डिपेंड ऑन द मटेरियल कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स क्या है, उसकी फिजिक्स आ जाती है एंड सो ऑन। ठीक है। तो उसमें उस एनालिटिकल मॉडलिंग में ये अजम्पशन होती थी कि फ्लक्स इज यूनिफॉर्म। ठीक है। तो उसमें ये अजम्पशन हम लेके चलते थे, दैट मीन्स वो एनालिटिकल मॉडलिंग आंसर तो दे रही है, लेकिन उसमें क्या है कि विद सम कुछ एरर आएगा, जाहिर है, क्योंकि हमने एक अजम्पशन ली हुई है। सिंपल केस, ये सिंपल ट्रांसफार्मर मॉडल है, तो उसके लिए इतना वो इतना बड़ा यानी कि उसमें
यानी कि वो नहीं है। लेकिन अगर ये ट्रांसफार्मर कॉम्प्लिकेट हो जाए, थ्री फेज का हो जाए, और जाहिर है कॉइल्स इस तरह नहीं होती, जाहिर है वो सर्कुलर कॉपर वायर्स होती हैं, फिर उसके ऊपर इंसुलेशन होती है, सो तो अगर स्ट्रक्चर बड़ा हो जाए, कॉम्प्लिकेट हो जाए, तो फिर अ, हमने जब कोई मोटर या ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना होगा, तो हम चाहेंगे कि एग्जैक्ट हमें फ्लक्स की वैल्यू पता चले, ताकि एग्जैक्ट उस पे जो फर्दर वोल्टेजेस करंट्स क्या आएंगे और हीटअप कितना होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, वी यूज़ द सॉफ्टवेयर, ताकि उसमें हम ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ तो उसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, इस तरह मैश बना लेंगे। ठीक है, ये ट्राइंगल्स या इसको मैश मैश आपको समझ आ गई होगी क्या किसको कह रहा हूँ। तो इस तरह मैश बना लेते हैं। तो अब होगा क्या कि ये जो भी ट्राइंगल्स हैं, इसके जो वर्टिसीज हैं या एजेस कह लें, ठीक है, यहाँ पे कोई एक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी, फिर दूसरे एज पे कुछ और कैलकुलेट होगी, और इन बिटवीन ये जो एलिमेंट है या जो लेंथ है या जो उसकी जो एज है, अब उसमें ये इंटरपोलेशन करेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे वैल्यू 5 है, यहाँ पे 10 है, तो 5 और 10 के बीच में 7.5। ठीक है, ये हो गई लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, फिर 7.5 और 5 के बीच में मेरे ख्याल 6.25 आएगी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह ये पॉइंट्स के दो पॉइंट्स पे वैल्यू कैलकुलेट करेगा, और उसके बीच की जो लेंथ है उस पे ये इंटरपोलेशन कर लेगा। लीनियर इंटरपोलेशन हो सकती है या फिर नॉन लीनियर भी हो सकती है, ये सारे मैथमेटिकल, उस उसकी हम डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे। तो बेसिकली इन एलिमेंट्स में हम मैश बनाने का मकसद ये है कि इसमें आपको यानी सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज फ्लक्स है या कुछ और कोई और चीज़ है, सिर्फ उन पॉइंट्स पे या ट्राइंगल के जो एजेस हैं, वर्टिसीज हैं, इन पे आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो, और दो पॉइंट्स के बीच की जो भी लेंथ है उस पे वो इंटरपोलेशन हो जाती है, या अ, जो है अ, अ, ठीक है। तो अब द प्रॉब्लम ये है कि अब जाहिर है ये मैश का साइज मैटर करेगा, यानी ये ट्राइंगल जितने छोटे होंगे उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन या एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आएगी। ठीक है, इसका मतलब यानी कि इसको इस तरह समझ लें कि लेट्स सपोज ये दो पॉइंट्स पे मैंने वैल्यू कैलकुलेट की, और थ्रू आउट दिस लेंथ मैंने कहा था कि वो इंटरपोलेट कर लेगा। ठीक है, लेकिन लेट सपोज इंटरपोलेशन लीनियर है, लेट मैंने जैसे कहा यहाँ पे 5 है, 10 है, तो बीच में 7.5 आनी चाहिए। तो 7.5 उसने कैलकुलेट नहीं की है, बल्कि इंटरपोलेट की है, यानी अज्यूम की है, इस तरह समझ लें। तो क्या पता इधर 7.5 ना हो, इधर मे बी 7 हो। ठीक है, तो वो 7 और 7.5 का जो वो एरर उसमें फिर यानी वो थोड़ी सी कम एक्यूरेट हमें वैल्यू देगा। ठीक है, लेकिन सर अगर सर वन लेकिन एक सर सेकंड वन क्वेश्चन इज दैट आप कह रहे थे फाइनल मैशिंग होगी। एक सेकंड। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो अगर बजाय ये कि मैं ये दो पॉइंट्स लूँ, यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट भी ले लूँ, यानी उसमें यानी कि ये ट्राइंगल के साइज में छोटा कर दूँ, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास ये नंबर ऑफ एजेस, ये पॉइंट्स ये बढ़ जाएंगे। तो उसमें क्या है कि कैलकुलेशन फिर आप ज़्यादा करोगे। ठीक है, यानी कि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा कि अरे हर पॉइंट पे कैलकुलेट करना, पीछे बैकग्राउंड में उसको सिमुलेशन टाइम ज़्यादा चाहिए। तो मैश या ये जो ट्राइंगल आप इनके साइज छोटा कर लेंगे, तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट हो जाएगा, लेकिन सिमुलेशन टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, लेट सपोज मैं अभी आपको थोड़ा सा वो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मैश जो जनरेट है,
सर इस सॉफ्टवेयर में किसी भी सर्किट को डिजाइन कैसे किया जाएगा? फॉर एग्जांपल जो आपने ट्रांसफार्मर डिजाइन किया। जी जी, मैं बता रहा हूँ। नवीद, आपका क्या सवाल था? हाँ सर, वो आपने रिप्लाई कर दिया कि वो जितनी फाइन मैशिंग होगी उतना कंप्यूटिंग टाइम ज्यादा लगेगा ना। हाँ हाँ। तो आपने पहले इस तरह कोई सिमुलेशन की हुई है, मैश बनाए हुए? हेलो। सर वो बनाए कुछ। जी जी, इसमें सॉलिड वर्क्स में कुछ बनाए हुए तो सॉलिड 3D वर्क्स मॉडलिंग के। और हाँ मॉडल, उसमें मैश की तो ज़रूरत नहीं होती उसमें तो। जब नहीं आप, नहीं, उसमें बनाकर फिर इसको एनसिस में एनालाइज किया हुआ है। हाँ एनसिस में किया हुआ है। एनसिस में क्या, कौन सी एनालिसिस, किस तरह की? ये सर वो होती हैं जो सेफ्टी क्लास 1 के जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट होते हैं ना, तो उस पर डिफरेंट स्ट्रेसेस वगैरह होते हैं, उनको एनालाइज किया हुआ है। अच्छा, वो हाई वोल्टेज से रिलेटेड है। जी जी। ठीक, ठीक है। अच्छा सर यहाँ ये पे, हाँ ये ऑप्शन कहाँ से, वो ग्रीन बटन दबाने से आ गया जो मैं ये? मैं बता देता हूँ, मैं सारा बताऊँगा। अच्छा, हाँ ये तो अब जैसे मैश यहाँ पे, जैसे इसने काफ़ी टाइम लिया बनाने में, तो ये अब देखें यहाँ पे मैंने इस जो कोर थी उसको मैंने एलिमेंट उसका मैंने उसमें जाके ट्रांसफार्मर कोर सेलेक्ट किया और उसको रखा 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये एलिमेंट साइज ऊपर लिखा आ रहा है। ठीक है, ये मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कैसे किया। तो अब जैसे मैंने एलिमेंट साइज 1 मिलीमीटर रख दिया, यानी कि ये जो ट्राइंगल के जो एजेस हैं अब ये 1 मिलीमीटर हो गए। तो ये अब काफ़ी फाइन मैशिंग इसको मैं कहूँगा, काफ़ी मैश जो है एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए। ठीक है, पहले ये कॉइल के जो देख सकते हैं आप, ये कितने वो ज़्यादा थे, मे बी 4-5 मिलीमीटर के होंगे। अब ये 1 मिलीमीटर। अब इसमें क्या है, एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए, यानी ये जो पॉइंट्स काफ़ी आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने हैं, तो ऑब्वियसली सिमुलेशन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जितने एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे उतना ही आपका सिमुलेशन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो और जितने कम होंगे उतना कम एक्यूरेट होगा। तो हम बेसिकली जब हम सिमुलेशन इस तरह की कर रहे होते हैं तो हम ये जो एलिमेंट साइज कितना रखें वो डिपेंड करता है कि आपको यानी कि हम तो चाहते हैं कि कम से कम टाइम लगे लेकिन रिजल्ट भी एक्यूरेट आए। तो एक बेसिकली ट्रेड ऑफ होता है जो कि वेरी करता है सिमुलेशन टू सिमुलेशन और मॉडल टू मॉडल। ठीक है, तो उसकी कोई एक खास यानी कि उसकी वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप एलिमेंट साइज इतना रखें। ये ट्रांसफार्मर मॉडल छोटा है तो 1 मिलीमीटर ये आ गया, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर मॉडल बड़ा होगा तो 1 मिलीमीटर उसके लिए बहुत छोटा एलिमेंट है, तो मैं एलिमेंट साइज फिर ज़्यादा रखूँगा। ठीक है, तो साइज़ पे भी डिपेंड करता है, मॉडल पे भी डिपेंड, और फिर किस तरह की आप एनालिसिस कर रहे होते हो उस पर भी। ये आप कुछ हम करेंगे सिमुलेशंस तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा मिस शर्मिला का शायद सवाल था कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं। यस ये आपका सवाल है? सर, हेलो। यही सवाल है सर। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली अब बैकग्राउंड में ये फाइनाइट एलिमेंट का पूरा यानी कि काफ़ी क्या कहते हैं इस पे काफ़ी, इट्स नॉट इजी टू मेक फाइनाइट एलिमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके ऊपर इसके बैकग्राउंड में काफ़ी इक्वेशंस होंगी, मैट्रिसेस होंगे, अजम्पशंस होंगी। जैसे मैंने कहा कि नहीं सर, मेरा ये हर है कि एक जैसे आपने अभी डिजाइन किया है ना ये ट्रांसफॉर्मर, तो सर का कौन से टूल्स आपने? मॉडल कैसे हाँ। बनाएंगे। यस सर। ये 3D मॉडल जो है आप इस जेमेक के अंदर भी बना सकते हैं, अभी मैं उस पर आऊँगा। और ये बेसिकली जो जेमेग है ये बेसिकली एनालिसिस है, यानी इसमें आप जो है वो एनालाइज करते हैं या सिमुलेशन करते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है या कॉम्प्लेक्स अगर डिज़ाइन है तो वो जो है वो इसमें इसमें बन तो सकता है लेकिन इट्स नॉट इजी। तो हम क्या करते हैं, सॉलिड वर्क्स या ऑटो कैड या जो इतने जो फेमस या पॉपुलर जो हैं 3D डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, मॉडल सॉफ्टवेयर, उसमें हम बना के फिर इसमें हम इंपोर्ट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे ये मैंने ये वाला जो ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहा है ये मैंने सॉलिड वर्क्स में बनाया, क्योंकि मैंने जो भी यानी कि हम सॉलिड वर्क्स या किसी और में बना के
इसमें इंपोर्ट कर ले, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा है, इजी है यूज़ करना ना। उसमें काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, और वो सॉलिड वर्क्स या ऑटोकैड ये तो बने ही मॉडल बनाने के लिए, ठीक है। जबकि हम जेमैग में अगर हम बनाएंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल है उसको यूज़ करना ना। तो उस पे हम आएंगे कि ये यानी कि दोनों चीज़ें हम कर लेंगे आज। मैं आपको जेमैग के अंदर ही जो है बेसिक ये एक ट्रांसफार्मर है, अ, ये एक बेसिकली जैसे स्मॉल ट्रांसफार्मर हम कर एनालाइज कर रहे होते हैं लैब्स में, छोटे से, वो उस तरह का एक ट्रांसफार्मर मॉडल है। ये जेमैग के अंदर ही टेम्पलेट है या उसका एक फीचर है, तो उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आज आपको बता देता हूँ कि किस तरह हम इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। बाकी अगर जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता जैसे बिगर मॉडल्स या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर पे जाएंगे, तो इट इज़ बेटर टू यूज़ सम अदर सॉफ्टवेयर फॉर द मॉडल एंड देन इम्पोर्ट इट इन द जेमैग, और फिर इसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालिसिस या सिमुलेशन कर लें, ठीक है। कोई सवाल हो? अच्छा सर, ये जो मॉडल हम देख रहे हैं इसमें यानी क्लेम्स कोई नहीं है? जो क्लेम्स भी होते हैं ना कोर के साथ, तो उनका भी कोई इसमें इफेक्ट होता है? क्लैम्प्स? तो क्लेम्स होते हैं जो ये कोर को पकड़ के कोर को ग्रिप करते हैं ना। आप देखें ना, जितना आप एग्जैक्ट डिटेल जाएंगे उतना ही आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे ना, ठीक है। अब ये जैसे कोर है, इसमें नहीं है क्लैम्प। इसमें नहीं। बेसिकली कोर आपको पता है लेमिनेटेड होती है, यानी हाँ शीट्स होती हैं। तो कह रहे तो उस शीट्स को पकड़ने के लिए क्लेम्स भी होते हैं ना, तो तभी कह रहा हूँ कि हाँ, क्लैम्प्स तो उसका भी बाद में, असर हो। हाँ क्लैम्प्स तो बाद में आएंगे, लेकिन जो यानी कि लेट्स सपोज शीट्स है ना, तो हाँ, काफ़ी सारी शीट्स अगर मैं शीट्स बना के यहाँ रख दूँ, तो हम्म, उसकी जो मैश बनेगी और शीट्स के बीच में ज़ाहिर है वो वार्निश होगा या इंसुलेशन होगी, हम्म। तो वो भी मैंने यहाँ पे नहीं दी, ठीक है। क्योंकि जितनी कॉम्प्लेक्स हम करेंगे उतना सिमुलेशन टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। क्लैंप्स डाल दें और ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन क्या उसका, इंसुलेशन की भी यानी इसमें हो सकती है? हाँ ये इस यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कोई इंसुलेशन वगैरह, ये जस्ट एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक सॉलिड सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे कोई इंसुलेशन आपको एज सच नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर आप इसकी जब आप इसको जब मटेरियल वगैरह असाइन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड्स, मैं आप स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ये कैसे हम्म, आया। तो यहाँ पे आप देखें लेमिनेशन फैक्टर, ठीक है, ये 95%। तो लेमिनेशन फैक्टर यानी जो लेमिनेशन जब आप लगाते हैं, तो उन दोनों दो स्ट्रिप्स के बीच में जो भी इंसुलेशन है उसकी वजह से आयरन वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। तो बेसिकली 97-98% होता है, 95 तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है। मतलब वो जो ये जो कोर है दैट्स नॉट 100% आयरन, उसके बीच में कुछ इंसुलेशन एयर पॉकेट्स आ सकते हैं, और मटेरियल की रफनेस की वजह से भी वो आ सकते एयर हैं, ठीक है। पॉकेट्स ही होते हैं ज्यादातर, मैंने कहा वो तो पीसेस साथ में जोड़े होते हैं फिर वो उस हाँ तरह वो से। वो है नेक्स्ट लेवल या आगे जाके ना। अभी हम जस्ट बेसिक इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाह रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर इसमें कैसे बनाएं, और जो है इसमें यानी कि ऑप्शंस क्या हैं, किस तरह मॉडल करें, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम डिटेल क्लैम्प्स जो भी है, क्लैम्प्स का वैसे जो है ना डिपेंड करता है कि क्या है स्ट्रक्चर, यानी कि कितनी आप एक्यूरेट आप चीज़ें चाह रहे होते हैं। क्लैम्प्स का इफेक्ट अगर देखना चाह रहे हो, वो तो जब आप एग्जैक्ट कहीं R&D कर रहे हो, ट्रांसफार्मर की किसी कंपनी में डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, हम्म। तब आप उसको एनालाइज करें। लेकिन पाकिस्तान में सच कोई मेरे ख्याल में कहीं भी इस तरह की R&D नहीं है। जो नहीं, R&D तो सीमेंस, नहीं है। बस वो के CNDF जब टेस्ट करते हैं तो उसका यानी कि जो उसकी क्लैम जो भी इंसुलेशन बना भी रहे हैं टेस्ट अब करते मुझे नहीं पता, सीमेंस में मैंने देखा था, तो वो वही यानी कि सीमेंस का मैंने मतलब बाहर से लोग आके यहाँ सेटअप लगा जाते हैं, तो वो वही बस असेंबली कर रहे होते हैं, कोई R&D नहीं हो रही होती, ठीक है। हैं। तो आप जो कह रहे हैं तो वो तो बहुत ही यानी कि पाकिस्तान से बाहर तो होती है, लेकिन पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल वो नहीं है, ठीक है। तो अब ये सेशन मेरे ख्याल में जूम का टाइम ये इसका ख़त्म हो रहा है, तो मैं दूसरा लिंक आपको शेयर कर देता हूँ।